हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं प्रिंस द्विवेदी आज आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ आया हूं। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम कुछ अलग पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो कि आईपीसी के अंदर आता है। और आईपीसी का एक टॉपिक है, उसके अंदर हम ये सब पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और ऐसे ही लॉ से रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो और हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, ठीक है। और आप हमारे और भी वीडियोस के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। और कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम के अंदर जो आज हम पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कहीं भी आप लिखते हो, पेपर में किसी को बताते हो, तो सबसे पहले हमको इंट्रोडक्शन बताना चाहिए कि आप किसके बारे में पढ़ रहे हो, क्या करने जा रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम पढ़ते हैं। अ क्राइम इज एन अनलॉफुल एक्ट पनिश्ड बाय द स्टेट और एनी लॉफुल अथॉरिटी। कहने का मतलब दोस्तों कि जो एक क्राइम है ना, वो एक अनलॉफुल एक्ट है, ठीक है। अनलॉफुल एक्ट मतलब कि लॉ के अगेंस्ट है, ठीक है, जिसको पनिश किया जाता है बाय द स्टेट या फिर एनी लॉफुल अथॉरिटी के द्वारा। मतलब कि अगर ऐसा एक्ट, अनलॉफुल एक्ट आप करते हो तो उसके लिए आपको पनिश किया जाएगा, या तो स्टेट के द्वारा या फिर किसी लॉफुल अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है दोस्तों। अ क्राइम और एन ऑफेंस इज एन एक्ट which is harmful not only to the person but also to the community, society और state। दोस्तों कहने का मतलब कि जो क्राइम है ना, जिसको ऑफेंस भी बोलते हो आप, ये एक ऐसा एक्ट है जो हार्मफुल है नॉट ओनली टू द पर्सन। ये सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर या फिर इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग या फिर पर्सन के लिए हार्मफुल नहीं है, बट ये हार्मफुल है पूरे कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए, स्टेट के लिए, पूरे समुदाय के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे राज्य के लिए, पूरे देश के लिए। जो क्राइम है ना दोस्तों, ये हार्मफुल है, हानिकारक है, ठीक है दोस्तों। आगे क्या है कि सच एक्ट्स आर फॉरबिडन एंड पनिश बाय लॉ। और जो ऐसा एक्ट होता है ना, वो उसको मतलब फॉरबिड किया जाता है और लॉ के द्वारा उसको पनिश किया जाता है। मतलब अगर आप क्राइम करते हो तो आपको पता ही है कि आपको रोका जाएगा, फॉरबिडन किया जाएगा, एंड पनिश्ड बाय द लॉ, आपको सजा भी मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ध्यान देना कि एवरी क्राइम वॉयलेट्स द लॉ। यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, हर क्राइम, क्राइम को हिंदी में अपराध बोलते हैं, तो एवरी क्राइम वॉयलेट्स द लॉ, हर अपराध कानून का उल्लंघन करता है, तभी वो अपराध कहलाता है। मतलब अगर उसको अपराध कहलाना है, अगर उसको अपराध बनना है, तो उसको कानून का उल्लंघन करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखो, बट एवरी वॉयलेशन ऑफ लॉ डज नॉट कमिट अ क्राइम। लेकिन अपराध बनना है तो कानून का उल्लंघन करना पड़ेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर कोई भी ऐसा एक्ट जो कानून का उल्लंघन कर रहा है तो वो अपराध ही कहलाए दोस्तों। समझ गए ना? अच्छे से बात को सुनिएगा, गौर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एवरी क्राइम वॉयलेट्स द लॉ, हर अपराध कानून का उल्लंघन करता है, बट एवरी वॉयलेशन ऑफ लॉ, लेकिन हर वो एक्ट जो कानून का उल्लंघन करता है, जरूरी नहीं है कि वो क्राइम है, वो अपराध हो, ठीक है। वो अदर रॉन्ग्स या फिर टॉर्ट भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों कि ग्रीड, लालच, एंगर, गुस्सा, ज्वेलसी, जलन, रिवेंज, बदला, प्राइड, घमंड आर द मेन रीजन फॉर द कमिटिंग अ क्राइम। दोस्तों आप भी जानते हो, आप भी मतलब इतना तो जानते ही हो कि क्राइम, अपराध कब होता है आदमी से। अपराध आदमी से तभी होता है जब उसके अंदर लालच आ जाती है, ठीक है। लालच कैसी? कि भाई इसके पास बहुत सारा पैसा है, मैं इसका पैसा चुरा लूँगा, तो वो लालच है। तो आप चोरी कर रहे हो, वो भी अपराध है। एंगर, गुस्से में आप कभी कभी किसी से हाथापाई कर देते हो, मार देते हो, उसको ज़्यादा चोट लग जाती, वो भी क्या है? अपराध है। तो गुस्सा। जेलसी, कई बार आप जलन के कारण कुछ ऐसा कर बैठते हो जो अपराध की श्रेणी में आ जाता है, ठीक है ना, तो वो भी एक है। रिवेंज, बदला लेने के लिए, कई बार दोस्त दोस्त का ही कत्ल कर देता है बदला लेने के लिए, ठीक है ना। समझ रहे हो ना बात को। प्राइड, घमंड, ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है दोस्तों, है ना। इसके कारण भी कई बार क्राइम हो जाए। तो कहने का मतलब कि ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, जैसे ग्रीड हो गया, एंगर हो गया, ज्वेलसी हो गया, रिवेंज हो गया, प्राइड हो गया, ये मेन रीज़न है कमिटिंग अ क्राइम, अपराध करने के, ये मुख्य कारण है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अब दोस्तों बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ क्राइम शुड बी लीगल इन नेचर। कहने का मतलब दोस्तों कि जो एलिमेंट होने चाहिए क्राइम के वो लीगल होने चाहिए नेचर में, मतलब कि लॉ के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। एक्टस रियस होना चाहिए। एक्टस रियस का मतलब होता है दोस्तों ह्यूमन कंडक्ट। ह्यूमन कंडक्ट, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टस रियस, ह्यूमन कंडक्ट। कहने का मतलब कि अपराध वो तभी कहलाया जाएगा जब उस एक्ट को किसी ह्यूमन बीइंग ने किया है, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग की जो डिफिनीशन है वो आईपीसी के दोस्तों सेक्शन 11 में दी हुई है। कॉजेशन है। कॉजेशन मतलब होता है दोस्तों ह्यूमन कंडक्ट मस्ट कॉज हार्म। तो दोस्तों ऊपर मैंने आपको ये बताया था कि एक्टस रियस, एक्टस रियस का मतलब होता है ह्यूमन कंडक्ट, जिसका मतलब है कि अगर कोई भी एक्ट ह्यूमन के द्वारा, ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया जा रहा है तभी वो क्या कहलाएगा, क्राइम कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि मान लो कोई जानवर है जो किसी आदमी को मतलब मर्डर कर देता है, मतलब खा लेता है उस आदमी को, तो वो क्राइम की श्रेणी में आ जाएगा। वो क्राइम की श्रेणी में नहीं आएगा, उसको क्राइम नहीं बोलेंगे। जब ह्यूमन कंडक्ट के द्वारा ही वो काम होगा, वो क्राइम होगा, तभी उसको क्राइम बोला जाएगा, ठीक है। कॉजेशन, कॉजेशन का मतलब होता है दोस्तों ह्यूमन कंडक्ट मस्ट कॉज हार्म, मतलब कि जो एक्टस रियस किया जा रहा है, मतलब जो एक्ट ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया जा रहा है जिसको हम क्राइम बोल रहे हैं, उससे किसी सामने वाले को या उसकी प्रॉपर्टी को हानि होनी चाहिए, हार्म होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, क्राइम कहलाएगा। आगे क्या है दोस्तों, हार्म, जैसे मैंने आपको बताया किसी पर्सन को या फिर किसी चीज को, उसकी प्रॉपर्टी को क्या होना चाहिए, नुकसान पहुंचना चाहिए, तभी वो क्या होगा, वो कहलाएगा क्राइम। आगे क्या है दोस्तों, कंकरेंस, स्टेट ऑफ माइंड एंड ह्यूमन कंडक्ट। और आगे आता है दोस्तों मेंसरिया, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सेकंड एलिमेंट होता है किसका, क्राइम का, आगे जैसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ माइंड और गिल्टी पनिशमेंट। दोस्तों इसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो डालूंगा, लेकिन अभी थोड़ा आपको बता देता हूँ मेंसरिया होता क्या है, ठीक है। तो ये एक लैटिन मैगजीम है दोस्तों जिसका नाम है एक्टस नॉन फसिट रियम निसी मीन्स सिट्रिया। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, एक्टस नॉन फसिट रियम निसी मीन्स सिट्रिया, जिसका मतलब होता है कि एन एक्ट इज नॉट गिल्टी अनलेस द माइंड इज नॉट गिल्टी। मतलब दोस्तों कहने का मतलब कि जो एक एक्ट है, एक्ट क्या होता है, किसी काम को करना, ठीक है। तो एक एक्ट है वो तब तक गिल्टी नहीं होगा, ठीक है, जब तक कि उसको करने में, उसको करने वाले इंसान का जो माइंड है वो गिल्टी ना हो, ठीक है दोस्तों। मतलब कहने का कि अगर आपका इंटेंशन नहीं था, ठीक है, और आपसे गलती से हो गया, धोखे से हो गया, तो वो क्राइम नहीं कहलाया जाएगा। मेंसरिया, स्टेट ऑफ माइंड गिल्टी पनिशमेंट, ठीक है दोस्तों। तो ये है मेंसरिया दोस्तों, इसको हम बाद में सेपरेट वीडियो में बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है हमारा, स्टेजेस ऑफ क्राइम। अब देखो इससे पहले, स्टेजेस ऑफ क्राइम पढ़ने से पहले दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपको मैं क्राइम की डिफिनीशन पढ़ा दूं कि आखिर आप क्राइम पढ़ रहे हो तो क्राइम आखिर होता क्या है, ठीक है। तो चलिए, क्राइम की अलग अलग ज्यूरिस्ट ने अलग अलग शब्दों में क्या किया है, व्याख्या किया है, उसको डिफाइन किया है दोस्तों, ठीक है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है ना, पांचों हाथ की पांचों उंगली बराबर नहीं होती, ऐसे ही अलग अलग इंसानों ने हर चीज़ की अलग अलग डिफिनीशन दी है, इसीलिए क्राइम की भी अलग अलग डिफिनीशन है। तो सबसे पहले हम स्टेफन की डिफिनीशन पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। स्टेफन जी क्या कहते हैं कि अ क्राइम इज सेड टू बी एन एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड, फॉरबिडन बाय लॉ एंड अगेंस्ट द मोरालिटी ऑफ द सोसाइटी। कहने का मतलब दोस्तों स्टेफन क्या बोलते हैं कि जो क्राइम है, जो अपराध है, वो एक एक्ट है जिसको लॉ के द्वारा प्रोहिबिट किया जाता है, मतलब रोका जाता है। फॉरबिडन किया जाता है मतलब रोका जाता है। अपराध एक ऐसा एक्ट है जिसको कानून के द्वारा प्रोहिबिट, रोका जाता है, ठीक है, और जो सोसाइटी के मोरालिटी के अगेंस्ट हो उसको आप क्राइम बोलोगे, ठीक है दोस्तों। कितना सिंपल है कि क्राइम इज सेड टू बी एन एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड, फॉरबिडन बाय लॉ एंड अगेंस्ट द मोरालिटी ऑफ द सोसाइटी, ठीक है ना दोस्तों। ये थी डिफिनीशन स्टीफन के द्वारा जिन्होंने क्राइम को डिफाइन किया गया है। आगे क्या है, कैनी। कैनी भी बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, इसलिए इनकी भी डिफिनीशन पढ़ते हैं। तो कैनी क्या बोलते हैं दोस्तों कि क्राइम या फिर ऑफेंस आर द रॉन्ग हुज सैंक्शन इज प्यूनिटिव,
ठीक है, एंड इन नो वे अनएक्सेप्टेबल बाय एनी प्राइवेट पर्सन बट परमिसिबल बाय द क्राउन अलोन इफ अनएक्सेप्टेबल एट ऑल। तो दोस्तों इसको मैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। क्राइम या फिर ऑफेंस आर रॉन्ग, ये एक रॉन्ग है जिसका सैंक्शन इज प्यूनिटिव। अब आपने डिटेंशन पढ़ा होगा, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, एक प्यूनिटिव डिटेंशन होता है, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है दोस्तों, कि जब आप कोई क्राइम नहीं किए होते हो फिर भी आपको अरेस्ट कर लिया जाता है जिससे आप वो क्राइम ना करो, ठीक है, वो होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। और एक प्यूनिटिव डिटेंशन होता है जिससे जब आप कोई अपराध कर देते हो तब आपको अरेस्ट किया जाता है ना। मतलब कि अपराध करने के बाद, तो वही बोला गया है यहाँ पे कि जो क्राइम है ना वो एक रॉन्ग है जिसका सैंक्शन मतलब होता है यहाँ पे आप पनिशमेंट बोल सकते हो या फिर रोकना बोल सकते हो। तो प्यूनिटिव होता है, मतलब आपको पनिशमेंट तब मिलेगी जब आप कोई अपराध कर देते हो, ठीक है। और आगे क्या बोलता है दोस्तों, एंड इज नो वे रिमिसिबल बाय एनी प्राइवेट पर्सन, और ये किसी भी प्राइवेट पर्सन के द्वारा क्षम्य नहीं है। रिमिसिबल मतलब कि ये कोई एक प्राइवेट पर्सन इसको छूट नहीं दे सकता, क्षमा नहीं कर सकता, ये सिर्फ छूट दी जाएगी अगर दिया जाएगा तो क्राउन के द्वारा, ठीक है। ये दोस्तों ये इंग्लैंड के शायद वो हैं ज्यूरिस्ट हैं, इन्होंने इसीलिए क्राउन को बोला है कि क्राउन जो है वो सुपीरियर है और वही क्या करेगी, रिमिसिबल करेगी, मतलब छूट देगी, तभी वो क्राइम कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई कैनी की डिफिनीशन। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, शायद दोस्तों मैंने रिपीट कर दिया था, कोई बात नहीं, पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू ब्लैकस्टोन। अब ब्लैकस्टोन क्या कहते हैं कि क्राइम एक एक्ट है कमिटेड और ओमिटेड इन वॉयलेशन ऑफ अ पब्लिक लॉ आइदर फॉरबिडिंग और कमांडिंग इट। दोस्तों क्राइम एक ऐसा एक्ट है जो कमिट किया जाता है या ओमिट किया जाता है। कमिट मतलब होता है दोस्तों कि आप करते हो, और ओमिट मतलब होता है कि आप जो काम करने के लिए बोला गया है वो नहीं करते हो, ठीक है दोस्तों। तो क्राइम एक ऐसा एक्ट है जिसको करते हो या फिर नहीं करते हो, जो करने के लिए बोला गया है, इन वॉयलेशन ऑफ पब्लिक लॉ, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ काम करते हो या फिर ऐसा कुछ काम नहीं करते हो जिससे पब्लिक लॉ वायलेट हो रहा है, पब्लिक लॉ का उल्लंघन हो रहा है और जिसको रोका जाता है, ठीक है, वही क्या है, क्राइम है। ये किसने बोला है, ब्लैकस्टोन ने बोला है दोस्तों, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, ऑस्टिन ने क्या बोला है। ऑस्टिन के हिसाब से क्राइम इज अ रॉन्ग विच इज परस्यूड बाय सोवरेन और हिज सबऑर्डिनेट इज अ क्राइम। ऑस्टिन ने सिंपल डेफिनेशन दी है कि क्राइम ऐसा रॉन्ग है जिसको परस्यू किया गया है, मतलब पहचाना गया है सोवरिन के द्वारा और उसके सबऑर्डिनेट के द्वारा। अगर कोई सोवरिन है, जैसे हमारी भारत सरकार है, तो अगर ये बता दी कि ये क्राइम है तो वो क्राइम है, ठीक है दोस्तों। तो यही बोला है कि जो स्टेट का जो सोवरिन होता है या फिर उसके द्वारा अपॉइंट की गई सबऑर्डिनेट अथॉरिटी होती है, वो अगर बोल देती है कि ये क्राइम है तो वो क्राइम होगा। ये डिफिनीशन किसने दी थी, ऑस्टिन ने दी थी दोस्तों। तो आई होप ये डिफिनीशन भी आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब हम आते हैं ऊपर जो हमने छोड़ दिया था, हमने स्टेजेस ऑफ क्राइम देख लिया। अब आपने क्राइम की डिफिनीशन देख ली, अब देख लेते हैं कि स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या होता है। यहाँ पे दोस्तों स्टेजेस मतलब आपको पता ही होगा कि पहले क्या करोगे फिर उसके बाद क्या करोगे, है ना। तो क्राइम करने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ता है, इंटेंशन। आपका इंटेंशन होना चाहिए, ठीक है। इंटेंशन जो है दोस्तों वो पहला स्टेज है क्राइम का, ठीक है। पहले आप इंटेंशन रखते हो ना कि इसको मारना है, ठीक है, तब ना आप क्राइम करोगे। पहला मन में क्या आता है, पहले आप इंटेंशन आती है कि भाई इसको मारना है, ठीक है, तब ये पहला स्टेज है। दूसरा क्या है, प्रिपरेशन। अब देखो दोस्तों आपके मन में इंटेंशन आ गई, भाई ये ज़्यादा बोलता है इसको मारना है। अब आप क्या करोगे, प्रिपरेशन करोगे इसके लिए, इसको मारना कैसे, ठीक है। तो छानबीन करोगे, भाई अपने दोस्तों से बोलोगे भाई ये पता लगाओ ये कोचिंग कहाँ जाता है, ठीक है, आजकल यही तो होता है, कोचिंग कहाँ जाता है। अगले दिन आप क्या करोगे, प्रिपरेशन करोगे ना, तो अगले दिन आप पहले पता करोगे कि कोचिंग कहाँ जाता है, कब मिलेगा मेरे को मारने के लिए। तो आपने इंटेंशन आया आपके मन में, ठीक है, फिर आया प्रिपरेशन आपने कर लिया। अब तीसरा स्टेज क्या है दोस्तों, अटेम्प्ट। अब आप क्या है, कई बार इसके कोचिंग के चक्कर लगाओगे, ठीक है, 2-3 लड़के लेके कि ये कब छुट्टी, कई बार ये बच के निकल जाएगा, आप अटेम्प्ट करोगे, प्रयास करोगे, ठीक है। लेकिन फोर्थ स्टेज क्या होता है दोस्तों, एकम्प्लिशमेंट। जब वो स्टेज जब आप इसको पीट पाट के हॉस्पिटल पहुंचा दोगे,
ठीक है। तो ये 4 स्टेज, ऐसा करना मत दोस्तों, मैं करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये 4 स्टेजेस होते हैं क्राइम के। पहला, आपके मन में इंटेंशन आता है, आप उसके लिए प्रिपरेशन करते हो। तीसरा स्टेज, आप अटेम्प्ट करते हो। चौथा स्टेज, अकम्पलिशमेंट, जब आप उस काम को कंप्लीट कर देते हो, ठीक है। समझ गए ना दोस्तों। तो ये था 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम। आगे क्या है दोस्तों, फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ क्राइम, ठीक है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है यही है दोस्तों, कि ऐसी कौन सी एलिमेंट है जो क्राइम को कंस्टिट्यूट करती हैं। मतलब अगर ये नहीं होगा तो क्राइम कहा ही नहीं जाएगा उसको। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं जिनको क्राइम बोला जाए, मतलब जो एलिमेंट है क्राइम की। पहला क्या है, दिख रहा होगा आपको, ह्यूमन बीइंग। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, आईपीसी के सेक्शन 11 में ह्यूमन बीइंग की डिफिनीशन दी गई है कि ह्यूमन बीइंग कौन होता है, ठीक है। तो ये बेसिक इसेंशियल एलिमेंट होता है क्राइम का, ठीक है। और इसका मतलब होता है कि कोई भी क्राइम मस्ट बी कमिटेड बाय ह्यूमन बीइंग, ठीक है। मतलब कि अगर क्राइम हो रहा है तो वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया जाना चाहिए, तभी उसको क्राइम बोला जाएगा, ठीक है। हु इज अंडर द लीगल ऑब्लिगेशन, जिसके अंदर एक कानूनी दायित्व हो, ठीक है दोस्तों। मैं बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूँ दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखो, जो जानवर है वो क्राइम नहीं कमिट कर सकता, है ना। इसीलिए बोला गया है कि ह्यूमन बीइंग जो है पहला इसेंशियल एलिमेंट है क्राइम को करने का। आईपीसी में एनिमल अगर इंजरी करता है किसी को तो उसको लायबल नहीं ठहराया जा सकता। पहले होता था, पहले जानवर को ही लायबल ठहराया जाता था। मतलब अगर कोई जानवर है, किसी को खा लिया, किसी का मर्डर कर दिया, तो उस जानवर को ही हत्या कर दी जाती थी, उसका मर्डर कर दिया जाता। लेकिन आज क्या है, अगर कोई जानवर है, मान लो आप गली से जा रहे हो, किसी का कुत्ता आपको काट लिया, तो कुत्ते को नहीं मारा जाएगा, उसके मास्टर को, मतलब उसके मालिक को लायबल ठहराया जाएगा, ठीक है। तो ये है दोस्तों, पहले की बात अलग है। अब जो है वो हम कोडिफाइड लॉ पढ़ रहे हैं। तो ह्यूमन बीइंग जो है पहला इसेंशियल एलिमेंट है, और इसकी डेफिनेशन सेक्शन 11 में दी गई है, ठीक है दोस्तों। मतलब कि जो क्राइम है वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा ही किया जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है दोस्तों, मेंस रिया या फिर गिल्टी माइंड। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये सेकंड एलिमेंट है। अब ये एक मैक्सिम से डिराइव होता है, जिसको फिर से बोल रहा हूँ, एक्टस नॉन फसिटरियम निसी मीन्स सिटरिया, जिसका मतलब होता है कि एन एक्ट इज नॉट गिल्टी अनलेस द माइंड इज नॉट गिल्टी। जब तक आपका जो दिमाग है वो उसका इंटेंशन गलत नहीं होगा, तब तक वो एक्ट गिल्टी नहीं माना जाएगा, ठीक है। और इसके अगेंस्ट में भी है कि एक्टस मी इनवाइटो फैक्टस नॉन ईस्ट मीन्स एक्टस, जिसका मतलब होता है कि एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माई बिल इज नॉट माई एक्ट एट ऑल। कहने का मतलब कि अगर कोई भी काम मेरी इच्छा के, मतलब मेरी इच्छा नहीं है उस काम को करने की, लेकिन मेरे को ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, फिर भी मैं उसका गिल्टी नहीं होगा, वो नहीं होगा, ठीक है ना दोस्तों। जैसे मान लो आपको कोई गन पॉइंट पे बोल दिया कि आप इसका मर्डर कर दो, ठीक है, तो वहाँ पे आप गिल्टी नहीं होगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपका माइंड जो है वो गिल्टी नहीं है, ठीक है। तीसरी एसेंशियल एलिमेंट दोस्तों, एक्टस रियस। जैसा मैंने आपको एक्टस रियस बताया था, ठीक है। इसका मतलब होता है इलीगल एक्ट, ठीक है। ये एक लैटिन टर्म है यूज टू डिस्क्राइब अ क्रिमिनल एक्टिविटी, ठीक है। एक्टस रियस एक लैटिन टर्म है जो यूज किया जाता है क्रिमिनल एक्टिविटी को डिस्क्राइब करने के लिए। दिस डिस्क्राइब अ फिजिकल एक्टिविटी दैट हार्म्स अनदर पर्सन और डैमेजेस प्रॉपर्टी। मतलब किसी दूसरे आदमी को हार्म पहुंचाता है या फिर उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, ठीक है दोस्तों। तीसरा क्या है दोस्तों, इंजरी, ठीक है। सॉरी, चौथा है ये इंजरी। इंजरी की जो डिफिनीशन है दोस्तों, ये सेक्शन 44 आईपीसी में बताई गई है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो ह्यूमन बीइंग क्राइम कमिट कर रहा है उससे किसी आदमी को या उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो क्राइम कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप क्लियर हो गया। आप ये भी देख सकते हो कि इसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम कौन कौन से हैं, ह्यूमन बीइंग, मेंस रिया, एक्टस रियस, इंजरी, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ, फिर अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉर्ट और क्राइम में क्या अंतर है, ठीक है, आप ऐसा बता सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो देखो, जो नेचर होता है क्राइम का वो अलग नहीं होता है टॉर्ट से, ठीक है। मतलब ज़्यादा अंतर नहीं है। इट हैज़ बीन सेड दैट देयर इज़ नो फंडामेंटल या फिर इनहेरेंट डिफरेंस बिटवीन द टू। दोनों के बीच में कोई फंडामेंटल मेन डिफरेंस नहीं है, ठीक है। देखो, वही कंडक्ट, वही एक्ट जब वो हार्म करता है किसी इंडिविजुअल को,
मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन को नुकसान पहुंचाता है, तब वो टॉर्ट कहला जाता है। लेकिन वही एक्ट जब किसी सोसाइटी को हार्म करता है तब वो क्राइम कहला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जल्दी से हम देख लेते हैं कि टॉर्ट क्या है। टॉर्ट एक रॉन्गफुल एक्ट है कॉजिंग इंजरी, हार्म, for which recovery is sought by the aggrieved party as per civil law from the person who is responsible for the act। मतलब कि टॉर्ट एक ऐसा रॉन्गफुल एक्ट है जिससे एग्रीव्ड पार्टी मतलब जिसको हार्म पहुंचा है, वो क्या करता है, रिकवरी लेता है। ठीक है, किससे, जिसके द्वारा जो रिस्पॉन्सिबल है इस एक्ट के लिए, उससे। अगर क्राइम की बात करें तो क्राइम एक ऑफेंस है, रॉन्ग है या इलीगल एक्ट है जिसके लिए जो मतलब एक ऑफेंस है, रॉन्ग है, इलीगल एक्ट है, जो भी पर्सन इसको कंडक्ट करता है उसको कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा पनिशमेंट दी जाती है। यहाँ पे सिविल लॉ के द्वारा और यहाँ पे कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये। अब दूसरी बात आती है कि टॉर्ट जो है वो अनकोडिफाइड है। ठीक है, अनकोडिफाइड मतलब इसमें आपको सेक्शन पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन क्राइम कोडिफाइड है, आपको सेक्शन पढ़ने के लिए मिलेंगे। टॉर्ट के अंदर क्या होता है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल राइट, मतलब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अधिकारों का उल्लंघन होता है। लेकिन क्राइम में क्या होता है, पब्लिक राइट्स, मतलब पब्लिक के राइट्स का उल्लंघन होता है, वायलेशन ऑफ पब्लिक राइट्स होता है, यहाँ पे इंडिविजुअल राइट्स का होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। टॉर्ट में डिफेंडेंट स्यूड इन सिविल कोर्ट, जो डिफेंडेंट होता है दोस्तों टॉर्ट में, उसको सिविल कोर्ट में स्यू किया जाता है, मतलब सिविल कोर्ट में उसके ऊपर वाद लाया जा सकता है। और क्राइम के अंदर डिफेंडेंट प्रोसिक्यूटेड इन क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, अब ये टॉर्ट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ अ पर्सन, टॉर्ट किस लिए होता है, टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द पर्सन। क्राइम किस लिए, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी, प्रिवेंशन अगेंस्ट क्राइम को रोका जा सके और जिसने क्राइम किया उसको पनिश किया जा सके। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। कंपेंसेशन, टॉर्ट में क्या होता है, कंपेंसेशन मिलता है, डैमेजेस मिलते हैं, मुआवजा जिसको बोलते हो आप। और इसमें क्या होता है, क्राइम में सेंटेंस, मतलब आपको सजा मिलती है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम क्या करेंगे कि आईपीसी की एक एक सेक्शन को डिटेल में आपको समझाएंगे, तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। अगर आपको लेक्चर समझ में आया होगा तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक भी करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।